हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर के लिए जो है ना, अदर देन साइंस के लिए रगा का मॉक टेस्ट। और एक चीज़ कमेंट करके मेरे को बताना सबसे पहले, क्लास व्लास बाद में होते रहेगा, सबसे पहले कमेंट करके बताओ मेरे को। अभी जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हो, और स्कोर जो भी कर रहे हो इंग्लिश में कितना कर रहे हो, रागा में कितना कर रहे हो, दोनों चीज़ सेपरेट बताना मेरे को। ठीक है, नेगेटिव करके, ऐसा नहीं कि जो नेगेटिव मार्किंग करने के बाद वो हो रही है वो मत बताना। मतलब नेगेटिव मार्किंग करने के बाद क्या स्कोर आ रहा है वो चीज़ मेरे से बताओ। रीजनिंग की रागा की अलग और इंग्लिश की अलग। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। और किस टॉपिक में ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो अगर पॉसिबल हो तो वो भी बता देना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट्स देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स अपलोड करता हूँ पढ़ने के लिए आपके लिए। तो सर्च करो टेलीग्राम पे @A2Z स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आपका बेसिक खराब है तो आपके लिए देखो, ये आपकी डिमांड पे ये बैच आई है 2 मंथ की वैलिडिटी के लिए, जस्ट 150 रुपीज़ में। इस बैच में आपको A2Z स्टडी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस बैच में 2-3 चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत VVI। अगर आपको ज़रूरत है तो इनरोल कर लो, अदरवाइज रहने दो। बहुत ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है कि हाँ लेना ही लेना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंट है, जैसे इंग्लिश ग्रामर की अगर ख़राब है, किसी टॉपिक को पढ़ना है आपको, तो आप ले लो। मैंने खुद रिकॉर्डेड बैच डाली है इसके अंदर, खुद से पढ़ा के। अगर आपको रगा के अंदर जो मैथ आता है, अगर मैथ का कोई टॉपिक पढ़ना है वो इस बैच से पढ़ सकते हो। अगर रीजनिंग की कोई टॉपिक पढ़नी है वो इस बैच से पढ़ सकते हो। जीके पढ़नी है वो इस बैच से पढ़ सकते हो। इसमें कंप्लीट क्लासेस को अपलोड करके मैंने रखा है A2Z स्टडी ऐप के ऊपर बनाकर। और 15 टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी ओल्ड वाली। ठीक है, तो वाई ग्रुप के लिए, अदर देन साइंस के लिए बैच है। कोई साइंस से भी है तो वो भी इंग्लिश पढ़ सकता है इसके अंदर से, बट स्पेशली मैंने टारगेट किया है रागा में, बहुत अच्छा है, और ग्रामर के लिए बहुत अच्छा है। तो इस बैच में आपको क्या मिलेगा, बस 150 रुपीज़, मतलब 3 रुपीज़ और ऐड कर लो, 153 रुपीज़ के अंदर सारी कंप्लीट सिलेबस का जो है वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास और टेस्ट सीरीज 15 मिल जाएंगे आपको। कहाँ से, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो A2Z स्टडी ऐप को। अगर ऐप में कुछ यूज़ करने ना है, व्हाट्सअप कर लो हमें। हमारा व्हाट्सअप नंबर रहता है, हमारी टीम मेंबर होगी 7279047787। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ लो ऐप को किस तरीके से यूज़ करने। अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखो, हर स्टेट का अलग अलग गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं, पता है ना आपको, राष्ट्रपति करते हैं। अगर नहीं पता था आपको तो अब जान जाओ, बहुत VVI क्वेश्चन है। कह रहा है बताओ किस संविधान के अमेंडमेंट को, संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें को संशोधित किया गया था। तो वो होता है 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1976 में, 1976 में। इसको लघु संविधान संशोधन के नाम से या फिर लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, 42वां संशोधन को। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फिर कह रहा है बाल गंगाधर तिलक अपना किसको राजनीतिक गुरु मानते हैं। देखो, 2 राजनीतिक गुरु बड़ी फेमस है हिस्ट्री के, एक तो बाल गंगाधर तिलक के और एक महात्मा गांधी के। तो बाल गंगाधर तिलक के कौन थे राजनीतिक गुरु, महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, और महात्मा गांधी का पूछेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगर महात्मा गांधी का पूछे, M गांधी लिख देता हूँ मैं महात्मा गांधी की जगह, चलो ना पूरा लिख दूँ। महात्मा गांधी का अगर पूछा होता तो हमारा हो जाता गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलो, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते, फिर कह रहा है पास्कल किसका मात्रक है। तो पास्कल किसका है बताओ, दाब का है, प्रेशर का, आपको पता होना चाहिए किसका यूनिट है, ये दाब का है, प्रेशर का है। फिर कह रहा है कौन सा एक यौगिक नहीं है, इसमें से यौगिक कौन सा नहीं है, कंपाउंड कौन सा नहीं है, ये चीज़ आप बताओ। तो गाइस, अगर कंपाउंड आपसे पूछ रहा है तो एक चीज़ देख लो, कंपाउंड क्या होता है। देखो, 2-3 चीज़ें होती हैं। कंपाउंड होता है तत्व, देखो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है, तत्व मिश्र, तत्व यौगिक और मिश्रण हिंदी में होता है। तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तत्व, यौगिक एंड मिश्रण। तो एलिमेंट एक प्योर चीज़ होता है जो किसी चीज़ से मिक्स होकर नहीं बनता है। कंपाउंड प्योर तो नहीं कह सकते, ये मिक्स होकर बनता है, बट ये किसी फिक्स्ड रेशियो में होता है। जैसे एलिमेंट क्या हो गया, आयरन किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना। या फिर आपका मैं वाटर नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं ये क्या है, एक एलिमेंट है, प्योर है। लेकिन वहीं पे अगर हम बोल दें कि हमारा कंपाउंड क्या हो गया, किसी फिक्स रेशियो में, मैंने बोल दिया H के 2 कण और ऑक्सीजन के 1 कण मिल के पार्ट क्या मिल जाएंगे, H2O बन रहे, डेट इज वाटर। तो एक फिक्स रेशियो में मिले ना कि हाइड्रोजन 2 पार्ट होगा, ऑक्सीजन का 1 पार्ट होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होंगे तो मिलके ये वाटर बनेंगे। तो फिक्स रेशियो में जब बनेगा तो ये कंपाउंड बनेगा। और मिक्सरन क्या हो गया हमारा भाई, इसमें कोई भी पता नहीं है कि कौन कितना है, जितना मन उतना मिला दो, इम्प्योर, डेट इज कंप्लीटली इम्प्योर हो जाएगा ये। ठीक है,
तो ये चीज़ समझना। तो ये फर्क होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण में। तो अब मेरे को बता दो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, मैंने जस्ट बोला आयरनिक एलिमेंट है। और सोडियम क्लोराइड NaCl से क्या समझ में आ रहा है, NaCl से क्या समझ में आ रहा है भाई, ये एक सोडियम क्लोराइड है, जस्ट लाइक कि वो सोडियम और क्लोरीन का एक एक पार्टिकल मिल्स के यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, ठीक है। और वहीं पे क्या है वाटर H2O, ये भी फिक्स रेशियो में, ये भी फिक्स रेशियो, ये भी फिक्स रेशियो, बट आयरन एक प्रकार का एलिमेंट है, ये क्या है, कंपाउंड नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ किसी भारतीय राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है। देखो वैसे में इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। हमारी जो आपने देखा होगा नीचे का इंडिया जो है, नीचे का पार्ट है इंडिया का, इधर क्या है, समुद्र है, महासागर से, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं ऐसे 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 ऐसे, जो भी स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा। तो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा डिस्टेंस थी वो करता है, वाटर के साथ शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा क्या करता है भाई, मुख्य तटरेखा पूछेगा तो सबसे ज़्यादा गुजरात शेयर करते हैं, ठीक है। तो गुजरात हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है राणा सागर बांध जो है ना, राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो ये चंबल नदी पर बना है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में। फिर आपको मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है। चलो मैथ की तरफ चलते हैं हम लोग। तो चलो एक एक करके देखेंगे मैथ में। मैथ में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट खराब है तो आप आराम से उस बैच से पढ़ सकते हो, या फिर आपको कॉन्सेप्ट आ गया बढ़िया से तो आप हमारी PDF से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। PDF क्या मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन अगर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे पुल को ना 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है भाई। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है। एक ट्रेन जो है पहले 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 17 सेकंड में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 122 मीटर, तो ट्रेन के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई, ओके। और साथ में क्या हो जाएगा भाई, ट्रेन की लंबाई के साथ साथ हमारा वो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 122 मीटर। और स्पीड मेरे को पता नहीं है, और टाइम मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई 17 सेकंड। तो इस सिचुएशन में स्पीड मेरा क्या हो गया, T + 122 बटा में 17। दूसरा कंडीशन क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो दूसरा में क्या कह रहा है, 210 मीटर लंबा पुल है, तो मेरा ट्रेन मान लो T मीटर का है और पुल कितना है 210 मीटर है। स्पीड मेरी तो जो उस टाइम स्पीड थी, स्पीड तो हमेशा एक ही रहेगी, तो स्पीड स्पीड हो गया। टाइम हमारा इस बार लग रहा है 25 सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो इस सिचुएशन में स्पीड क्या हो गया, तो T + 210 बटा में 25। अब दोनों सिचुएशन में स्पीड हमारे बराबर हैं, तो ये दोनों वैल्यू ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, T + 122 बटा 17, T + 210 बटा में 25। अब देखो इतना करने के लिए मैंने जो इतना कुछ बताया, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर आपके माइंड में बैठा होता तो डायरेक्टली क्वेश्चन देख के हम इसको लिख देते, ठीक है। कि दोनों सिनेरियो में हमारा क्या स्पीड बराबर है, तो पहले वाला डिस्टेंस बटा टाइम कर दो, तो डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा में टाइम, और दूसरे कंडीशन में ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटा में टाइम, ठीक है। अगर हम ऐसा कर पाते तो हमको थोड़ा सा आसान हो जाता करने के लिए। चलो आगे देखते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25T हो जाएगा, ठीक है। प्लस 25 इंटू क्या करोगे आप, 122 को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 122 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा वैल्यू बड़ा हो गया ज़्यादा ही है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, अलग से लिखेंगे नहीं कैसे करना। देखो ये कह रहा है आपसे हमको करना है 22 इंटू 25, तो 12 मतलब हो जाए ना, 5 दूनी 10 और 12 × 5 = 60 61, ठीक है 610, और 122 दूनी 244, तो हो जाएगा आपको कितना, ये 3050, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 17T, ठीक है। और 210 से करना तो 0, मैं इधर लिख लेता हूँ, 7 7 दूनी 14 और ये 210 कर लो, तो हो जाएगा हमारा ये 3570 3570, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ नीचे वाला, आप भी इस तरीके से कर सकते थे। अब देखो मेरे को क्या करना है, ये 17T हो जाएगा ये। अब 17T को मैं ना इधर ले जाऊंगा तो हमको माइनस हो जाएगा, ये क्लियर है। और ये इसको ले जाके माइनस करा दो और इधर लाके इसको माइनस करा दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। 8T बराबर ये कितना हो जाएगा, घटाओगे तो 530 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, 520 होगा, 530 नहीं होगा, क्योंकि 530 कटता भी नहीं वो 8 से, ठीक है। 8 से ये करोगे तो 8 7 56, 8 6 48 और हो जाएगा 8 5 40 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी हमारी 65 मीटर, ठीक है।
तो अब क्या हमारी ट्रेन की लंबाई आंसर हो जाएगी 65 मीटर, तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो अब हम क्या करें भाई। तो देखो 65 मीटर नहीं है तो इसके पीछे का एक लॉजिक है हमारे पास, हमसे पूछा क्या गया, ट्रेन की स्पीड बताओ। तो हम या तो इस वाले वैल्यू में ट्रेन की लंबाई रख देंगे तो स्पीड मिल जाएगा, या फिर इस वाले वैल्यू में हम एस की वैल्यू रख देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम किसी एक वैल्यू को ले सकते हैं। तो हमको मिल गया स्पीड बराबर, ट्रेन की लंबाई कितनी है टी, 65 प्लस 122 बटा में 17। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 187 बटा में 17। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको आप कर सकते हो, और 11 मीटर प्रति सेकंड जो है ना ऑप्शन में है भी नहीं, तो इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना साइड में लिखता हूँ, रुको। 11 मीटर प्रति सेकंड को मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना है, तो 18/5। तो अठारह अठारह कितना हो जाता है आपका, 187। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा आवाज़ जो है फंस रहा है। 18 नहीं, 18 और 11 करना है मेरे को, तो मैं 18 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 198/5। इसको आप सॉल्व करते रहो बैठ के, कितना आंसर आता है, 37.5 आ रहा होगा आपका। और मैं इधर के थोड़ा चीज़ों को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो 37.5 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो आराम से इसको कर सकते थे आप। ये थोड़ा ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, देखने में छोटा था, बट इसको अगर सोचोगे कि हम शॉर्टकट तरीके से करें तो इसका एक ही उपाय है, इतने डेटा को ना इसको साफ हटा दो। ये एक्चुअली इसका सॉल्यूशन इतने में ही है। ठीक है, ये क्यों हटा दो, क्योंकि इसको माइंड में करना इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला, मेरे को एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है और मैं बहुत स्लो स्लो कर पा रहा हूँ। रीज़न पता है क्यों, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ को डील करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। अदरवाइज इतना टाइम लगाने की इस मैथ में जरूरत नहीं है जितना मैंने लगाया। क्यों लगाया, मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मुझे समझाना है, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है। तो इतना डिटेल में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को हम फास्ट भी कर सकते हैं, इतना छोटा 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 स्पीड नहीं। हम अगर स्पीड निकाल रहे हैं तो हम यहीं पर डायरेक्टली 18/5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ईजी कर देता। हमने पहले उसको मीटर में निकाला देन किया, तो ये एक एक लाइन बढ़ा रहा है जो हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाएगा। तो आप मेरा देखा देखी मत करना, मुझे समझाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास आपसे थोड़े से वीक बच्चे भी हो सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, बाकी अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपके कंसेप्ट ठीक ठाक है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए हमारी टॉप 500 सीरीज़ की पीडीएफ से। देखो हर बार एग्जाम में ना इस पीडीएफ से 100% रीजनिंग आते हैं। ये अप टू डेटेड पीडीएफ है, 100% पीडीएफ क्वेश्चन आते हैं इस पीडीएफ से, या तो डायरेक्टली या फिर कंसेप्ट चेंज करके। पिछली बार तो धमाल मचा के आया था इस बार, और इस बार तो उससे भी ज़्यादा आने वाले। रीजनिंग की पीडीएफ है, ये वाई ग्रुप की मैथ की है, क्योंकि वाई ग्रुप के रगा में 7 से 8 मैथ आते हैं, और 100% मैथ जो यही पीडीएफ से आने वाला है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट का यूज़ करके 100%। ठीक है, और मोर देन 60% जीके जीएस आपको करंट अफेयर जो है हमारी पीडीएफ से आती हैं, और रीजनिंग की वर्ड मीनिंग 80% 90% पीडीएफ से आती है, और ग्रामर प्रैक्टिस का सेम पैटर्न पे आएगा। ग्रामर प्रैक्टिस ही क्यों, पैसेज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। इन सारे पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करके बाई कर लो, एग्जाम से पहले 2 से 3 बार बना लो। एग्जाम में आपको इतना हेल्प मिलेगा ना कि आप खुद कहोगे कि हाँ पीडीएफ से बनाया था ना टॉप 500 सीरीज के पीडीएफ से, तो लग रहा है कि पेपर ही ईजी लग रहा है, बिल्कुल बहुत टाइम बचेगा। सारी चीज़ों को बना लो, बहुत इसके सॉल्यूशंस भी होंगे मैथ रीजनिंग के। ठीक है, और इंग्लिश के आंसर्स वगैरह भी हैं, तो बहुत हेल्प करेंगे। तो व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो उनको आप। फिर कह रहा है 9 आदमी एक कुएं को 3 दिन में खोद सकते हैं, तो 18 औरतें जो हैं उसी काम को करने में 6 दिन लगा देती हैं। तो 3 आदमी और 6 औरत उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे भाई। अपने देखो मैं तो डिटेल में जाऊंगा ना, मेरे को फार्मूला वगैरह एक्सप्लेन करना है। आप वीडियो को रोको, अपने शॉर्टकट से सॉल्व कर लो और आंसर मैच करा लेना। ठीक है, मेरे को डिटेल में जाना पड़ेगा बिकॉज मेरे को बेसिक से बताना होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था ना, D1 इंटू डब्ल्यू वर्क वन नहीं D1 और M1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू D2 M2 W2, ये वाला फार्मूला मैंने पढ़ाया था। अब 2 लोग ज़्यादा होंगे तो D3 या फिर M3 M2 M3 ऐसे कर सकते हैं हम लोग, तो काम वाला। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, अगर जो 9 आदमी मिलकर मान लो एक कुआं कितने दिन में खोद रहे हैं, 3 दिन में, वहीं पे 18 औरतें मिलकर, वीमेन मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। काम दोनों का सेम है, इसलिए हम लोग नीचे में लिख नहीं रहे। तो फिर कैसे निकलेगा ये, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 3 दूनी 6। मतलब क्या, मेन रेशियो वीमेन क्या हो गया हमारा, 4:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, हमारा मेन रेशियो वीमेन क्या आ रहा है, 4:1। तो कह रहा है ना 3 आदमी और 6 औरतें उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो भाई देखो 3 मेन प्लस 6 वीमेन का हम रिलेशन निकालेंगे x डेज में, तो हम किसी एक साइड को ले सकते हैं। जब इसका रिलेशन 9 मेन और 3 डेज से ले लो, या फिर 18 वीमेन 6 डेज से ले लो, बात वही होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9 मेन 3 डेज के साथ रिलेशन।
अब यहाँ पे m की वैल्यू मेरे को क्या रखनी होगी, जो इनका रेशियो है 4, और w की वैल्यू जो रेशियो है 1, तो ये 3 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा x, 9 इंटू 4 इंटू हमारा हो जाएगा 3। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 3 12 6 18, x बराबर 9 चुके 36 इंटू 3 कर दो, रहने दो इसको, 18 दूनी 36, x बराबर 6 डेज हो जाएगा। और इतना प्यार प्यार से आपको नहीं बनाना है, ठीक है, मैं प्यार से समझा रहा हूँ बिकॉज मेरे को एग्जाम नहीं देना, मेरे को आपको पढ़ाना है, तो मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा। फिर से बोल रहा हूँ, आप थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन करना, ये नहीं देखना कि सामने वाला स्लो कर रहा है तो हम भी स्लो करेंगे। मैं जब फास्ट करूँ तो बहुतों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैं प्यार से कर रहा हूँ। आगे देखता हूँ, कह रहा है एक फीते की अधिकतम लंबाई जो 95 to 8 मीटर और 342 मीटर की माप की कपड़े को सही तरीके से माप सकती है। मतलब एक ऐसा सवाल जो भी है ना कि फीते की लंबाई बताओ सबसे मैक्सिमम लेवल की, जो इस मीटर की ना कपड़े को माप सके। 95 मीटर का भी कपड़ा को मेजर कर दे, वो 228 को भी मेजर कर दे, 342 को भी मेजर कर दे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में पता है क्या करना होता है, सबका जब मैक्सिमम कहेगा ना तो आपको एचसीएफ निकाल लेना है, ठीक है। चलो एचसीएफ किसका निकालोगे, 95 का, 228 का, 32 इतना का, 342 का। आपको एचसीएफ निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ निकाल लो, वीडियो को रोके, बहुत ईजी है, डेट इज आंसर 19 हो जाएगा। अब मैं लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक तो निकाल के बताऊंगा नहीं, इतना ईजी से कंसेप्ट 6 7 में सीख जाते हो आप। फिर कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 तो अभी किया हमने। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 43, 91 और 183 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक संख्या में शेषफल एक ही आए। वही देखो, जब भी कुछ ऐसा कोई नंबर हो ना कि ये मतलब प्रत्येक बारे में शेषफल बराबर दे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप निकाल सकते हो, पता है क्या। इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है भाई, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, सबका आपको एचसीएफ ही निकालना होता है, बड़ी संख्या का है तो, लेकिन एचसीएफ निकालने का भी एक लॉजिक होता है। जब प्रत्येक मतलब कहते हैं जब जब विभाजित करोगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल सेम, मतलब एक ही शेषफल मिलेगा, मतलब बराबर सेम मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, b माइनस ए सी माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेना है और इनका एचसीएफ निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा 91 में से 43 को घटा लो जो वैल्यू मिलेगा, और 183 में से 91 को घटा लो जो वैल्यू मिलेगा, इनका एचसीएफ निकाल देना। ये क्या हो जाएगा, 9 10 11 48, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 9 9 92। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो करके देख लो। 48 में से अगर आप 92 का करोगे 4 हो जाएगा, ये 44, ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका एक बार में, तो 4 हो जाएगा इनका एचसीएफ एक बार में। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका, 4 आ गया, बस यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी संख्या यही है, 4 है, जो इन सबको डिवाइड करोगे तो सब में समान, मतलब समान का मतलब एक ही क्या होगा, रिमाइंडर मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझना। आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और उतनी ही दूरी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वापस आ जाती है, तो कुल यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। भाई देखो, पहली बात तो ये, इनका एवरेज स्पीड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, जब दोनों मतलब वही है, जितना गया उतना ही रिटर्न होके आ गया, तब बस सिंपल सा लॉजिक है। क्या कर सकते हो, 2 इंटू 24 इंटू 40 बाई 24 प्लस 40 कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 40, और ये 64 हो जाएगा, ठीक है। आप निकाल लो यहाँ से, 4 के टेबल से जाएगा कितना बार में, 16 चौके 64, या फिर 8 के टेबल से कट जाएगा ना, 8 से कटा लो इतना एक ही बार, इतना, ठीक है, 8 से 8 बार में, और ये 3 बार में, तो ये 8 5 40 कट जाएगा, तो 30 हो जाएगा। कुल मतलब हो गया ना किलोमीटर प्रति घंटा, कुल यात्रा का जो है ना उनका एवरेज स्पीड ये हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्पीड दे ही रखा था, डिस्टेंस दिया रहता है ना तब अपने को लफड़ा होता है ऐसे सवाल में, बस डिस्टेंस नहीं डायरेक्टली स्पीड दे रखा है तो फिर क्या, डायरेक्टली हम निकाल लेंगे। कह रहा है एक वर्ग की भुजा ए है, उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ये थोड़ा सा कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मान लो आप इसको बना लेते हो तो बेटर है, नहीं बना पाते तो ध्यान से समझ लेना। मान लो एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, सारी साइड्स क्या हैं, ए है, ठीक है, और इसका जो मान लो एक डायगोनल होता है ना, डायगोनल, ये डायगोनल है ये इसका, और कह रहा है इस, रुको मैं डायगोनल को मिटाता हूँ, मैंने डायगोनल को अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। मान लो कह रहे हैं ना कि विकर्ण पर बना, तो पहले तो इसका एक विकर्ण है और इस विकर्ण के सहारे मेरे को दूसरा स्क्वायर बनाना है,
ये स्क्वायर मैंने बना दिया, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, मान लो अगर इसका डी साइड है तो इन सारे की साइड की वैल्यू डी डी हो जाएगी। तो भाई विकर्ण की वैल्यू क्या होती है मेरे को एक बता दो। डी बराबर होता क्या है वर्ग के लिए, तो √2 × a होता है। तो इसकी वैल्यू अगर √2 × a है तो सबकी वैल्यू √2 × a होगी। तो एरिया क्या होगा, इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर a स्क्वायर होता है, तो a की वैल्यू क्या है, डी रूट ये है ना बराबर, इसकी वैल्यू क्या है, d है, मतलब इसकी भुजा a है ना, क्या मैं बोलना था यार, इसकी a मैंने साइड माना है, डायगोनल वाली जो भुजा हमने साइड मानी है उसकी तो साइड को हमने भुजा को हमने d माना, तो d को ही अभी हम मान लेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 × a का स्क्वायर कर लो। ठीक है, अब हम कह सकते हैं √2 × a का स्क्वायर कर लो, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a², ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, खाली समझने वाली चीज़ थी। अगर समझ में आ जाता इस तरीके से तो बन जाता ना, तो फिर बैठे रहते। अब कह रहे cos 1 cos 2 cos 3, ठीक है, डॉट 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 cos 179 की वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को कितने लोग बना पाते हैं, हम देखते हैं, वीडियो को रुक के बनाओ। जो बना दिया उसको मेरे तरफ से एक लॉलीपॉप अपने पैसे से खरीद के खा लेना, ठीक है, मेरे नाम पर। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ऐसे सवाल को बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो हमको cos 1 2 3 4 5 6 का वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और तो cos 0 की निकालनी नहीं है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और इसमें जब 1 2 3 जब मतलब लगातार संख्याएं चल रही हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसके अंदर 90 आएगा ही आएगा, और जहां भी cos 90 आया तो भैया ये 0 कर देगा सबको। बात समझ में आ रहा है ना। और जब 0 को सबसे मल्टीप्लाई करते रह जाना बैठ के, सबको 0 करके बैठ जाएगा वो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देख लो, कह रहा है त्रिभुज ABC में B पर समकोण है, यदि tan A बराबर 4/7 है तो 13 sin A × cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो त्रिभुज मान लो ABC है, ये ABC, तो B पर मान लो कोई समकोण है, मतलब ये B पर 90 डिग्री है, और A की वैल्यू tan A को एंगल माना गया है भाई ये, और A बटा क्या हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है ये बताओ, लंब बटा में आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब इसको मैंने जब थीटा मान लिया वैल्यू, तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस हमारे लिए ये हो जाएगा, पता है ना आपको। ये हमारा, रुको, जब मतलब उस एंगल के सामने वाली वैल्यू को हम लोग लंब मानते हैं, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, मतलब P हो जाएगा, और ये हमारा बेस हो जाएगा, डेट इज आधार। ठीक है, आधार हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, तो ये हमारा है 4/7, तो हमारा इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 7 है, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, √P² + B²। तो 4 का स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर कर लो, 16 49, क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 65 हो जाएगी, और कुछ नहीं। अब कुछ तो नहीं कर सकते हम लोग इसके अंदर। तो 13 कह रहे हैं ना कि 13 sin × cos A की वैल्यू बता दो। ठीक है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 4, और कर्ण कितना हमारा √65, और ये क्या होता है, cos A की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा में कर्ण, मतलब बेस बटा में। तो बेस हमारा 7 है, और ये कितना है, कर्ण हमारा 65। तो ये हो जाएगा 13 × 4 × 7, और ये दोनों रूट मल्टीप्लाई होकर 65 मिलेंगे। तो ये 13 × 5 = 65, मतलब ये 28/5 मेरे को मिल गया, ऑप्शन नंबर बी में। बड़ा प्यारा सा सवाल था, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था। कहोगे बोलते तो ऐसी हूँ कि कुछ करना नहीं था और बहुत कुछ करवा देते हो, तो भाई करना तो पड़ेगा। कह रहा है एक पुत्र का परिचय कराती हुई, अच्छा, एक महिला कहती है कि इनकी पत्नी, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, किसकी पत्नी भाई, तो जिस पुरुष के बारे में वहां पे जिक्र चल रही थी उसकी पत्नी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे क्या कहती है, इनकी पत्नी मेरी माता की इकलौती पुत्री है, वह महिला उस पुत्र से किस प्रकार संबंधित है। चलो इनका भी हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इस पुरुष से, इस मेल से ना करते हुए कह रही कि इनकी पत्नी, इसकी कोई पत्नी है, मेरी माता की इकलौती पुत्री है। अब ये ना किसी की इकलौती पुत्री है, तो भाई अपनी माता की खुद इकलौती पुत्री हो गई भाई, ये तो फिर पुरुष से क्या निकल गई, इसकी पत्नी निकल गई, वाइफ। बड़ी आजकल की वाइफ शानदार है यार, अपने ही इंट्रोडक्शन ऐसे दे रही है। आगे देखो 17 नंबर सवाल क्या कहता है, एक आमदी, ठीक है, आदमी होता है, मैं आमदी ऐसे ही बोला मजाक में, रीजन पता है आमदी क्यों, क्योंकि हमारे गांव साइड में देखोगे ना तो बहुत वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो आदमी को आमदी बोल देते हैं। ठीक है,
तो एक आमदी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और बाई ओर घूमता है, और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाई ओर घूमता है, फिर 15 किलोमीटर चलता है, अंततः वह फिर बाई ओर घूमता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है? चलो इसके आरंभिक स्थल तक पहुंचा देते हैं हम लोग। सबसे पहले कहाँ चल रहे भाई साहब? इस ए से पॉइंट पे गए थे, ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और नॉर्थ में जाते हैं 7 किलोमीटर। ओके, फिर यहाँ से लेफ्ट घूमते हैं और 5 किलोमीटर जाते हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ से गए थे 7 किलोमीटर, यहाँ से फिर लेफ्ट घूमते हैं भाई साहब 5 किलोमीटर, और यहाँ से फिर लेफ्ट घूम जाते हैं 15 किलोमीटर। बहुत चुल मची है इनको। फिर अंततः वो लेफ्ट घूमते हैं। अब लेफ्ट कहाँ घूमेंगे? तो राइट जिधर होता है साउथ में उधर लेफ्ट घुमा देते हैं 5 किलोमीटर, तो बिल्कुल भी ऊपर वाले के पैरेलल ही आ जाएंगे ये। और इस बी से बी तक पहुंच गए, तो बी से ए तक की डिस्टेंस बता दो मेरे को। तो भाई ये वाला मान लो ना, हमने ऊपर से यहाँ तक का ये हमने कितना मान लिया 7, बिकॉज इसके पैरेलल है, और ओवरऑल हमारी वैल्यू 15 है, तो 15 में से 7 घटा दो। ठीक है, और मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे 12 लिख दिया, कितनी चालाकी से। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 8 किलोमीटर। चलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, ये डिक्शनरी वर्ड नाम का एक चैप्टर है, ठीक है, रीजनिंग का। अगर आपको नहीं पता ये किस चैप्टर में है और आप समझ में नहीं आता तो समझने की जरूरत भी नहीं, अभी समझ में आ जाएगी। अगर वैसे पढ़ना चाहते हो तो डिक्शनरी वर्ड्स नाम का चैप्टर है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, मिल जाएगी, मैंने पढ़ा रखा है इसको। वह देखो बता रहे ना कि वह विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि एक अंग्रेजी शब्दकोश में होता है, डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स आते हैं ना उस तरीके से बताना है। तो डिक्शनरी में देखो कौन सा वर्ड पहले आता है, सब में पी से स्टार्ट है, बोलोगे सब तो पी से स्टार्ट है, तो पहले कौन बाद में कौन? तो ठीक है, वो पी से स्टार्ट है तो उसके बाद वाला देख लो, इसमें पी के बाद आ रहा है, इसमें भी आ रहे, इसमें भी आ रहे, इसमें भी आ रहे, इसमें भी आ रहे। तो कहोगे सब मास्टर तो आ रहे हैं रे, तुम कैसे कह रहे हो कि इसमें उसमें कर रहे हो? तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आर जब सब में सेम आ गया ना, तब आर को भी रहने दो, उसके बाद वाला देखो, इसमें आई है आर के बाद, बाकी सब में ई है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ई वाले पहले आएंगे और आर वाला लास्ट में आएगा। तो ये जो है ना ये सबसे लास्ट में जाएगा, मतलब एक नंबर सबसे लास्ट में जाएगा। अब इन सब में ई में पहले कौन आएंगे? तो ई के बाद देखो, इसमें सी है, इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें सी है। तो पहले सी आएगा कि एस? तो बोलोगे पहले सी आएगा। अब एस वाले बाद में आएंगे, इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा। तो अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा? तो सी के बाद देख लो, इसमें सी के बाद ए है 5th नंबर पे, और इसमें सी के बाद आई है। तो बोलो आई पहले आता है कि पहले ये? तो बोलोगे ए पहले आता है, इसका मतलब 5 नंबर पहले आएगा, और फिर उसके बाद 2 नंबर आएगा। ठीक है, तो 52 वाला आएगा। अब देखते हैं, मेरे को इसमें भी ये रह गया था 4 नंबर, और ये 3 नंबर और 4 नंबर, इसमें एस एस था। तो एस के बाद देखो इसके अंदर फिर एस है और इसके अंदर यू है। तो एस पहले आता है कि यू? तो बोलोगे पहले एस आता है फिर यू आता है, तो मतलब 3 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ये किसके अंदर है? 1 के अंदर है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली बना सकते थे जनाब। इसको भी चलो वैसे ही आप बनाओ। ये तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं करना है, एक्चुअली इसको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, सार्थक क्रम में पहले क्विंटल आएगा, किलोग्राम आएगा, ग्राम आएगा, मिलीग्राम आएगा, टन आएगा, पहले क्या आता है? तो सब में 4 से स्टार्ट है, इसका मतलब मिलीग्राम सबसे छोटा है। ठीक है, तो मिलीग्राम आएगा सबसे पहले, और मिलीग्राम से बड़ा क्या होता है? ग्राम होता है, और ग्राम से बड़ा होता है किलोग्राम, किलोग्राम से बड़ा होता है 1 क्विंटल, और 1 क्विंटल से बड़ा होता है टन। ठीक है, और क्या मैंने ये क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया? इसको 1 करना था ना। 432 15, 432 15 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, दिख रहा है आपको। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 9 16 25, तो अगला सीरीज क्या होगा? देखो ये क्या है, 4 क्या है भाई? 4 9 16 25, तो अगला क्या हो जाएगा? तो भाई ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये x किसका स्क्वायर होगा? तो 2 3 4 5 6 का स्क्वायर कर लो, डेट इज 36। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। आगे देखो, 7:20 के बीच में ना घड़ी के एंगल के बीच का वो कितना होगा? अंश के बीच का एंगल के कोण कितना बनेगा? तो कह सकते हो 60 इंटू आवर्स माइनस 11 मिनट बटा में कितना हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 60 इंटू 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको कर सकते हैं हम लोग 420 220/2, मतलब 200 बटा में 2, मतलब 100 डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच का। तो ये फॉर्मूला होता है, इनको याद रखना, जब भी दो सुइयों के बीच का एंगल कहेगा ऐसे निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको चेंज कर देंगे तो वैल्यू बनेगी। पहली बात तो देखो यहाँ से मेरे को डिवाइड को हटाना पड़ेगा, क्यों ना?
क्योंकि 11 कभी भी 93 को नहीं डिवाइड कर सकता, तो डिवाइड को हटाना मेरे को है यहाँ पे। तो डिवाइड एक तो बी में है और एक सी में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसा, अगर मैं डिवाइड माइनस को चेंज करूँ, ध्यान से सुनना, तो इस इक्वेशन में मेरे को माइनस की जगह डिवाइड करना होगा और डिवाइड की जगह माइनस करना पड़ेगा। चलो मैं करके देखता हूँ बी ऑप्शन को पहले। 16 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 93 माइनस 11। तो क्या इसकी वैल्यू 966 आ रही है? मैं करके देखता हूँ। 16 प्लस 31 बाई 3 कर लो इंटू 93। अब बोलोगे देखो सर यहाँ पे तो 31 को 3 भी डिवाइड नहीं कर रहा, बट कोई इशू नहीं है, मैंने मल्टीप्लाई में किया तो ये 93 को तो एटलीस्ट डिवाइड कर देगा ना यहाँ से, तो ये फायदा हुआ। और यहाँ डिवाइड रहने से क्या 11 तो 93 को भी नहीं कर रहा है, और ये नीचे 93 जाएगा नहीं कि 3 इसको डिवाइड करेगा, तो ये बहुत बड़ा वैल्यू दे देता, इसलिए मैंने कहा। तो अगर इसको हम यहाँ से कट करेंगे दैट विल बी 31। तो 31 इंटू 31 क्या हो जाता है? इसका स्क्वायर 961 हो जाता है। तो 16 प्लस 961 माइनस 11, तो ये क्या हो जाएगा 9 7 7 माइनस 11 इज इक्वल टू 966। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच करता है परफेक्टली, ठीक है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है ना आपको एक वेन डायग्राम बनाना है, बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट और वुड, मतलब भवन निर्माण सामग्री, सीमेंट और लकड़ी। तो भाई भवन निर्माण सामग्री के अंदर क्या आता है? सीमेंट और लकड़ी दोनों आ जाता है, पता है ना आपको। घर बनता है तो सीमेंट की जरूरत पड़ती है और लकड़ी की भी जरूरत होती है बहुत सारी, जैसे पटरी के लिए, ठीक है, छत की जब ढलाई होती है या फिर सपोर्ट के लिए, और सीमेंट की तो जरूरत ही है। ये दोनों क्या होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल भी सही है, करेक्ट, बी में। देखो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगर आज सोमवार है तो आखिरी बुधवार को अगर 27 दिसंबर 1989 थी तो आज दिनांक क्या है? भाई देखो, जो एंड में जो डेट था आखिरी बुधवार को क्या था भाई? वेडनेसडे को क्या था? 27 दिसंबर 1989 था, ठीक है। और आज कह रहा है सोमवार है, तो मेरे को वेडनेसडे से मंडे तक जाने में कौन कौन से डेट को फॉलो करना पड़ेगा? 28 29 30 31, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को चाहिए क्या? मेरे दिसंबर अगर है ना ये, तो मेरे को अगर आज सोमवार है तो अब यहाँ पे देख लो, बुधवार था ना ये वाला, तो बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद ये कौन सा दिन हो गया? शुक्रवार, शनिवार और ये संडे। अब तो संडे आया, मेरे को सोमवार जाने के लिए मैं नए साल में एंटर कर गया, मैं 1 जनवरी को एंटर कर गया। हमको अगर मंडे लाना है तो मैं 1 जनवरी को एंटर कर जाऊंगा, डेट विल बी 1990 हो जाएगा हमारा, 1 जनवरी 1990, ठीक है। तो हमारा ये थर्सडे हो जाता, ये फ्राइडे हो जाता, ये सैटरडे हो जाता, ये संडे हो जाता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था। खैर अगर एक्स एफ बी यू जी डी आर आई जी ओ एल के, तो अगला क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो यहाँ से ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो इधर से क्या किया है? कुछ माइनस करते गया है, ठीक है। 3 3 माइनस करते गया है, 3 3 माइनस करते गया है, ठीक है ना। मतलब अगर ये कितना नंबर पे होता है? 24 और ये 21 यू, मतलब 3 3 माइनस करते गया है, ठीक है। इसमें 3 माइनस किया है, तो मतलब आपको क्या करना है? ओ एल के अंदर -3 करना है पहले तो अब मेरे को आगे देखो, एफ के बाद क्या है? जी एच आई जे के एल, मतलब इसमें पहले क्या कर रखा है? +1, फिर +2, फिर यहाँ पे +3, तो मेरे को आगे +4 करना होगा, मेरे को एल में +4 करना है, ठीक है। अब देखो बी के बाद क्या है? सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे को पहले कितना किया गया? मैं इसको ना मिटाता हूँ, रुको, मैं इधर लिखता हूँ एक्स एफ बी, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ इधर यू जी डी आर आई जी ओ एल के, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। इसमें -3 -3 किया, तो इसमें -3 करोगे तो 15 में -3 करोगे 12, डेट विल बी एल। अगर मैं बोलूँ ना एफ में 1 ऐड कर रखा है, जी में प्लस एच आई जे के एल +3 कर रखा है, मेरे को +4 करना है, तो एम एन ओ पी हो जाएगा हमारा एल पी। तो एल पी से स्टार्ट है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, बट फिर भी हम तसल्ली के आगे देखते हैं। बी में अगर 2 ऐड करोगे तो डी, 3 ऐड करोगे तो जी, 4 ऐड करोगे तो के। अब मेरे को 5 ऐड करना है तो के में, तो 11 और +5 16, तो 16 नंबर पे क्या होता है? पी। तो एल पी पी हमारा ऑप्शन नंबर सी नंबर में आ गया। आगे देखो, अब कह रहा है अगर पहले ये फोटो है, फिर अगला फोटो है, फिर अगला फोटो, तो फिर अगला फोटो, तो इसके बाद कौन सा आएगा फोटो? पहली बात तो देखो सारे सीन में क्या है ना, पहले सर्कल यहाँ था, फिर नीचे गया, फिर यहाँ गया, फिर ऊपर गया, अगली बार सर्कल क्या आएगा? यहाँ पे आएगा। सिंपल से लॉजिक है, जैसे पहले फोटो में था वापस से वैसे रिटर्निंग आ जाएगा। तो गाइज एक चीज ध्यान दो,
पहली बार में क्या था, सर्कल मतलब ये ज़रा सारा फॉलो कर गया ना, तो अब ए एंड बी में सवाल आता है कि किसको हम आंसर करें। अब ये सवाल आता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब सर्कल यहाँ पे जाएगा तो वो पहला सीक्वेंस देगा अगेन, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। हम बी को क्यों नहीं कह रहे, रीज़न है, जब भी सर्कल यहाँ या यहाँ रहेगा तो ये दोनों ब्लैंक रह रहे हैं। जब सर्कल देखो राइट साइड में है तो ये वाला ब्लैंक है, और सर्कल लेफ्ट साइड में आ रहा है तो ये, सॉरी राइट साइड में तो ये डार्क है, और लेफ्ट साइड में जा रहा है सर्कल, तो ये दोनों स्क्वायर क्या हो जा रहे हैं, ब्लैंक हो जा रहे हैं। तो ये जब हमारा राइट साइड आया तो ये डार्क हो जाएगा। और इसी कंफ्यूजन में आके बहुत सारे बच्चे पता है बी आंसर कर देंगे या फिर डी आंसर कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा माइनस मार्किंग। 27 नंबर देखो, अगर ये है, फिर ये वाला फोटो, फिर ये वाला फोटो, ये वाला, तो अगला फोटो कौन सा हो जाएगा, ये चीज बताओ। देखो स्क्वायर के बाहर एक सर्कल आया, सर्कल के बाहर एक क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के बाहर एक सर्कल आ गया, दिख रहा है। तो अब मेरे को एक बाहर से क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो बाहर से स्क्वायर किसके अंदर है, और स्क्वायर कैसा होना चाहिए। देखो अब देखो ना, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, पहले ये डार्क था तो बाहर वाला जो फोटो आया वो ब्लैंक आया, फिर बाहर का जो स्क्वायर आया वो डार्क आया, बाहर का सर्कल इस बार ब्लैंक आया, तो इस बार बाहर से जो सर्कल आएगा वो कैसा होगा, डार्क होगा। तो डार्क सर्कल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। डार्क स्क्वायर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में। सर्कल नहीं चाहिए था डार्क वाला, गलत हो जाता, क्योंकि इस बार तो सर्कल है ही ना, अब अगली बार स्क्वायर लाना है मेरे को, तो स्क्वायर इसके अंदर है और इसके अंदर है, तो बट परफेक्ट तो यही होगा, बिकॉज इसका तो इसके वाले फोटो में तो बाहर का स्क्वायर ही गायब कर दिया है, तो बी सही होगा, डी नहीं होगा मेरे सही। 28 देखो बोल रहा है इन सब के बाद वाला अगला फोटो कौन आएगा। देखो इसके बाद देखो जो एरो यहाँ था एंटी क्लॉकवाइज गया 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर देखो ये गया मतलब 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, तो अगली बार क्या जाएगा, 90 डिग्री जाएगा, तो इट विल बी डाउन। ठीक है, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, तो नीचे की तरफ है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा मैं जब बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो आपकी प्रॉब्लम है ये। फिर मैं जब भी रखा के मॉक टेस्ट करा रहा हूँ सब में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब भी घड़ी की दिशा में चलना है तो क्लॉकवाइज और विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इस बार नीचे की साइड में होगा, नीचे की साइड में बी एंड सी के अंदर है। सेकंड इज डैट मेरे को ये वाला जो अंडर के साइड था ये क्लॉकवाइज देखो 45 डिग्री गया, फिर 90 डिग्री गया, फिर 45 डिग्री गया, और मतलब इस तरीके से कह सकते हो 45 डिग्री गया और ये 90 डिग्री गया। अगली बार ये 45 डिग्री जाएगा, क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है, आगे के राउंड चक्कर लगा रही है, तो इस कॉर्नर पे आएगा। कॉर्नर पे देखो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो ये सभी चीज़ों को आराम से फॉलो करो। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले क्या है, 8 यहाँ पे था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर 8 यहाँ गया, देन ये ऊपर गया तो ऑपोजिट हो गया, नीचे से जो फोटो ऊपर गया वो उल्टा हो गया। अब मेरा 8 आगे की तरफ होगा यहाँ पे, जो कि 1 2 3 4 सब के अंदर है। ले अच्छा ई के अंदर उल्टा है हमारा, ये नहीं होगा, ये सब तो ठीक है। अब देखो ये जो 1 है ना, जब नीचे से ऊपर गया तो ये उल्टा हो गया। अब देखो नीचे ये जो टी का उल्टा फॉर्म था ऊपर जाके सीधा हो गया, ये मतलब नीचे वाले से उल्टा हो जा रहा है। यहाँ से जब ये वाला ऊपर जाएगा तो आगे नहीं है, सीधा हो जाएगा, या तो सी या फिर डी। मेरे को ई तो चाहिए नहीं बिकॉज इसका 8 गलत है, तो मेरे को सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। ओके ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, कोई फोटो ना अगर 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 मेरे को बी एंड सी में एक चाहिए था, नहीं सी एंड डी से एक फोटो मेरे को लेना है। अब मेरे को देखो ये एरो दोनों में फर्क है, ये एरो ये उल्टा है, सॉरी ये एरो सीधा है और ये उल्टा है। तो देखो तो ये 1 नीचे की तरफ उतर रहा है आगे, तो जैसे था ऊपर में वैसे ही उतरा, तो ये एरो भी ऊपर से नीचे आएगा तो एज इट इज उतरेगा ना, तो इसमें तो उल्टा कर दिया गया, तो ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है इसके अकॉर्डिंग। आगे देखिए, इसमें बोल रहा है डिफरेंट बताओ कौन सा है, ये कोरोना के बाप सारे बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी सी डी ई में से क्या डिफरेंट है भाई, देखो यहाँ पे सबको देख के समझ में आ गया होगा, बी को छोड़ के बाकी सब में ना इक्वली बांटे हुए हैं चारों तरफ, इनके कोरोना का जो है सर है, हाथ है, पैर जो भी है, लेकिन बी में आधा क्या बाल्ड है ये, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डिफरेंट है। ठीक है, कमेंट करके बताओ आपने कितना स्कोर किया। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, सारे पीडीएफ्स को आप बाय करो और एग्जाम से पहले बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करो। अगर आपके कंसेप्ट खराब है तो मैंने उसका भी उपाय बताया आपको उस बैचेस के बारे में, उस बैच में जाके एनरोल हो जाओ और प्रिपरेशन को बेस्ट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए बैचेस के बारे में, पीडीएफ के बारे में, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो।